नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले 11 लोगों को समय से पहले रिहा किया जाता है। मीडिया इनके घर घर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करता है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद गली गली जाकर हत्यारों के बारे में नहीं, इन्हीं के बारे में, इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में इतनी रिपोर्टिंग करता है, इतनी कहानियां बनाता है कि अखबारों के पन्नों को भर देता है। ये मीडिया खबर ला रहा है या कहानी बना रहा है, इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप भी घर बैठकर कहानियां बनाना सीख जाएंगे। अखबारों की रिपोर्ट से लगता है कि इस हत्याकांड के लिए किसी योग्य गैंग की तलाश की जा रही है, जिसके किरदारों से अतीक की दुश्मनी की कहानी सेट की जा सके और फिर आपसी रंजिश बताकर कहानी समेट दी जाए। इन रिपोर्ट को पढ़ते हुए यही लगा कि अतीक के सामने किसी गैंग को खड़ा करने के लिए रिपोर्टर इस गर्मी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस जो अतीक के पीछे पुलिस खड़ी थी हत्या के वक्त, उसकी भूमिका या लापरवाही के बारे में कोई जानकारी अभी तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के रूप में सामने नहीं आई है। इन रिपोर्ट को पढ़कर लगता है कि या तो पुलिस की तरफ देखना भी नहीं है भूल से, या फिर उस तरफ कोई भी ना देख ले, इसलिए तरह तरह के गैंग सामने लाए जा रहे हैं। मेरा विश्लेषण जो खबरें छपी हैं उसी के आधार पर है, और आप देखिए कि छाप कर आपको किस तरह से छापा जा रहा है। अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट में इस हत्याकांड को कई तरह के गैंग और गिरोहों से जोड़ा जा चुका है। हैरी चट्टा गैंग, सुंदर भाटी गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इस तरह के गैंग से जोड़कर खूब कहानियां बनाई गई हैं। दैनिक जागरण की इस खबर से पता चलता है कि यूपी सरकार ने माफियाओं की कोई सूची बनाई है। इसमें ब्रजेश सिंह, उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, यशपाल तोमर, संजय सिंह, अजय प्रताप सिंह, विनोद शर्मा सहित कई नाम हैं, मगर इनमें से किसी से भी अतीक की दुश्मनी की रिपोर्ट नहीं छापी गई है। इतने नाम छापकर यही अखबार यह भी छापते हैं कि योगी जी ने माफियाओं को साफ कर दिया है। जैसा कि जागरण में 64 माफियाओं के नाम भी छपे हैं। अगर उन सब की प्रोफाइल छपने लग जाए तो क्या आपको दिखेगा कि यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है? हम तो इन अखबारों की खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो छपा है उसी को देखकर हंस तो सकते हैं। क्या ये संयोग है कि यूपी के भीतर के तमाम माफियाओं से अतीक की दुश्मनी की कोई खबर नहीं है? गैंगवार है तो वो भी उन गैंग के साथ जो यूपी से बाहर के हैं, पंजाब या दिल्ली के। हम ये सब अखबारों में पढ़ी खबरों के आधार पर कह रहे हैं। अतीक को गोली मारने वाला सनी सिंह को पश्चिम यूपी के सुंदर भाटी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन यूपी के भीतर वर्चस्व की कोई लड़ाई है, ऐसी खबरें बहुत साफ और विस्तार से छापी नहीं जा रही। हंसी आती है कि ये अखबार करना क्या चाहते हैं। अगर गैंग वॉर की तस्वीर ही पेश करनी है तो यूपी के गैंग या माफियाओं को सामने नहीं ला रहे हैं। शायद कहानी में भी यूपी की कानून व्यवस्था की छवि का ध्यान रखा जा रहा है। क्या इन्हें ये लगता है कि राज्य के भीतर गैंग वॉर की कहानी गढ़ देंगे तो किसी की छवि खराब भी हो सकती है? कितना कुछ ध्यान में रखा जाता है। शायद इसलिए कुछ अखबारों में देखा कि अतीक के गैंग के भीतर गैंग वॉर की कहानी गढ़ी गई है। उसके पूर्व करीबी जैद और गुड्डू मुस्लिम की कहानी खड़ी कर दी गई है कि दोनों अतीक के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। अरे भाई रिपोर्टर, जब आप ये कहते हैं कि अतीक का साम्राज्य खत्म हो गया है, फिर अतीक का गुर्गा कौन से बचे हुए साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है? एक तीसरा एंगल किसी इंटरनेशनल माफिया का भी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की यह लाइन बेहद शानदार है। अखबार लिखता है कि कोई इंटरनेशनल माफिया है, लेकिन उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। ये शक इसलिए है क्योंकि तीनों हमलावरों की अभी तक अतीक से कोई सीधी अदावत सामने नहीं आई है। मतलब अगर किसी की अतीक से सीधे दुश्मनी की कहानी नहीं मिलती है, मगर जो सीधा दुश्मन है उसकी नहीं छापते हैं, तो इंटरनेशनल माफिया को कहानी में ले आओ। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा है कि उमेश पाल की हत्या में शामिल गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी जरूरी है। यह पटना में पूर्व विधायक राजन तिवारी से मिलने जेल गया था, किसी हत्या की सुपारी लेने गया था। दैनिक भास्कर की इस थ्योरी पर गौर कर लीजिए। जब आप इतनी थ्योरी पर गौर कर ही रहे हैं, इसमें लिखा है, अखबार लिखता है, संभावना पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए किसी साथी ने ही शूटर्स के जरिए अतीक की हत्या करवा दी हो, जिससे पुलिस प्रेशर में आ जाए। गजब है, पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए पुलिस की अभिरक्षा में ही 3 हत्यारे आते हैं और अतीक और अशरफ को गोली मार देते हैं।
क्या इन कहानियों में आगे चलकर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को अतीक के ही गैंग का सदस्य बता दिया जाएगा? ऐसा हो सकता है। यूपी पुलिस कहती है कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मगर खबरों में जो छप रहा है, चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है, उसमें कितनी बातें अफवाहें हैं और कितनी बातें खबरें हैं, इस पर तो ध्यान दीजिए। एक अखबार लिखता है कि इंटरनेशनल माफिया हो सकता है। इसका एंगल लाने वाले यूपी की छवि इतना ना बिगाड़ दें। अस्पताल में पुलिस के सामने गोली चलती है, उसमें कोई इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व हो सकता है, शामिल हो सकता है। अगर इस कहानी को लाएंगे तो ग्लोबल लेवल पर यूपी की छवि खराब हो सकती है। एक बार सोच लीजिए। अब आप अलग अलग जगहों पर छपी इस खबर को देखिए। अतीक की हत्या के अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मुझे तो यह देखकर काफी हैरानी हुई। माफिया मारा गया है और कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रद्द हो रहा है। जिस देश के प्रधानमंत्री बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद मेट्रो में सफर करते हों, बताने के लिए कि आतंकी हमले का मामला हो या पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का, हम बाहर निकलते हैं और इसे रूटीन की तरह लेते हैं। किसी को सवाल करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम क्यों रद्द किए। यह तो पुलिस व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करता है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब कोई माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता, तब फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम जारी रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में अब कर्फ्यू नहीं होता, लेकिन इंटरनेट तो बंद होता है। यह भी नया कर्फ्यू है। प्रयागराज में 2 दिनों से ज्यादा इंटरनेट क्यों बंद रहा था? इसकी खबरें तो छपी हैं। कर्फ्यू का जो मकसद होता है, वही मकसद इंटरनेट के बंद से ही पूरा होता है। क्या नहीं होता ऐसा? इंटरनेट बंद करना, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा देना, एक तरह से कर्फ्यू ही है। 2 माफियाओं की हत्या हो और पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी जाए, यह भी विचित्र सी बात है। लेकिन किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? किससे खतरा है? क्या खतरा हो सकता है? पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई जाती है। दिन भर जब आप रटते हैं कि यूपी में कानून का राज है, तब फिर यह सवाल क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि पुलिस की सुरक्षा और अभिरक्षा में उमेश पाल और अतीक और अशरफ अहमद की हत्या कैसे हो गई? जो मीडिया जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान को छापने की हिम्मत नहीं दिखाता है, वो अतीक अहमद के कवरेज के बहाने माफिया का सफाया करने लग गया है। वो भी इस तरह से कई रिपोर्ट से गुजरकर हंसी आ रही है कि इन सब से पन्ना क्यों भरा जा रहा है। क्या इसलिए कि पाठक खाली जगह देखकर या यह ना सोचने लग जाए कि यहां पर, इस जगह पर तो सत्यपाल मलिक वाली खबर छप सकती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ गौर करने लायक मिलेगा। लगेगा कि यह होती है कहानी, कहानी को भटकाने के लिए कहानी। तो इस तरह से अखबार में लिखा जा रहा है। अतीक के हवेली नुमा पुश्तैनी मकान पहुंचे, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। अहाते और सड़क पर पुलिस तैनात है। अंदर बाड़े में बंद अतीक के पाले 2 कुत्ते हैं। दोनों भूखे हैं, किसी की आहट पाते ही भौंकने लगते हैं। एक बाड़े के अंदर 3 कुत्ते बंद हैं। पुलिस वाले ही बताते हैं कि ये अतीक के कुत्ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड हैं। 2 कुत्तों की कुछ दिन पहले भूख से मौत हो गई थी। अब यही बचे हैं। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी हीरा को दी गई है। हीरा बगल में ही झाड़ू लगा रहे होते हैं। हीरा अतीक के नौकर थे, कुत्तों की देखभाल वही करते थे। अब नगर निगम ने उन्हें सैलरी पर रखा है। हीरा कहते हैं कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इंतजार है। क्यों भाई नगर निगम जी, 3 महीने से हीरा को सैलरी क्यों नहीं मिली है और कुत्ते भूखे क्यों हैं? तो 5 कुत्ते थे, 3 मर गए, 2 बचे हैं और दोनों भूखे हैं। और इनकी देखभाल के लिए लगाए गए हीरा को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मैं इन कहानियों के सच या झूठ होने का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको भी यह समझ आ रहा है कि ऐसी कहानियां तभी बनाई जाती हैं या लाई जाती हैं जब कुछ छुपाना होता है? पुलवामा में आतंकी हमला सरकार की गलती से हुआ, इस बात को लेकर कितने रिपोर्टर 39 शहीद जवानों के घर गए पूछने के लिए कि आपकी क्या राय है, क्या इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था? कोई गया? अतीक अहमद की हत्या से संबंधित एक बंद लिफाफे का बड़ा हल्ला मचा कि उसमें किसी का नाम लिखा है जो चीफ जस्टिस को भेजा जाना है। अब तो वकील विजय मिश्रा ने कहा है, और जैसा कि छपा है, कि वो लेटर किसके पास है, क्या लिखा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
मेरे पास नहीं है और ना ही मैंने किसी को भेजा है। ये विजय मिश्रा का बयान छपा है। मैं नहीं जानता इसमें क्या लिखा है, ये भी छपा है। लगता है लिफाफे वाली खबर भी अब सीन से गायब होने वाली है। क्या विजय मिश्रा बयान बदल रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है? पत्रिका ने उनका बयान छापा है कि अगर ये पुलिस कस्टडी में ही अतीक और अशरफ की हत्या करा सकते हैं तो मेरी भी जान के पीछे पड़ सकते हैं। अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके घर के आगे 3 बम फोड़े गए, मगर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि प्रयागराज की कटरा में गोबर गली में बम चलने से किसी को चोट नहीं आई है। यह हमला दयाशंकर मिश्र के घर के सामने गली में हुआ है, जिसके बाद यह अफवाह फैल गई कि हमला दयाशंकर मिश्र के ऊपर हुआ है। यह सूचना झूठी है। मौके पर जांच की जा रही है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। मैं गलत किसी के बारे में नहीं, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि पुरजोर पैरवी न कर सकूं, इसके लिए आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये ड्रामा किया गया। हो सकता है कि कानून व्यवस्था की समस्या ना हो, लेकिन खबरों को पढ़कर तो यही लगा कि बम की भी कोई समस्या नहीं है। जब प्रयागराज में जबरदस्त सुरक्षा है और उसके बीच से आपसी रंजिश टाइप मामले में 3-3 बम फोड़े जा रहे हों, जैसा कि अखबार लिखता है, इससे लगता है कि वाकई कानून व्यवस्था कोई समस्या नहीं है किसी के लिए। बम फोड़ना कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है ना कमाल? कहानियों से कहानियां मैनेज नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि गोदी मीडिया को अतीक और अशरफ अहमद की घटना का कवरेज बंद कर देना चाहिए। दर्शकों और पाठकों से कह देना चाहिए कि क्या ये हमारा ही काम है कि आपका ध्यान भटकाते रहें? क्या आप खुद से अपना ध्यान नहीं भटका सकते हैं? कई रिपोर्ट में संजीव अग्रवाल, दीपक भार्गव का नाम आया है। इन्हें अतीक का करीबी बताया जाता है, मगर इनके बारे में भर पन्ना नहीं छापा जाता है। क्या इन लोगों के बारे में आपको गोदी चैनलों पर दिन रात रिपोर्ट दिखी है? इन सभी को क्या आपने कैमरे पर देखा है? जब संजीव अग्रवाल बिल्डर है तो उसके बनाए मॉल से लेकर मकान तक का वीडियो चल रहा होता, उसके राजनीतिक संबंधों पर बात हो रही होती, उसका फोटो छपता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नाम मात्र का छपा है या छपा ही नहीं। जो भी जानकारी है ईडी की पूछताछ के हवाले से छापी गई है। पिछले हफ्ते भास्कर में छपा था कि संजीव अग्रवाल के बंगले को सीआरपीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही ये भी बताया कि लेखपाल सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। इन घरों पर बुलडोजर कब चलने वाला है, चला या नहीं, इसका कोई लाइव कवरेज नहीं है। यहाँ पर शेल कंपनियों के जरिए लेन देन की जांच की खबर है, मगर अदानी समूह पर ऐसे ही आरोप लगे, कितनी रिपोर्ट आई, ईडी की जांच की कोई खबर सार्वजनिक रूप से नहीं आई। जबकि अखबार लिखते हैं कि अतीक के किसी साथी को पर्दाफाश होने का खतरा रहा हो, इसी डर के चलते उसने शूटर्स को सुपारी देकर ये हत्या करवा दी हो। भाई अखबार वाले, क्लियर लिखो या छापो। अगर इन लोगों को खतरा था तो इनकी प्रोफाइल पहले पन्ने पर छाप दो, डाल दो। क्या यह मामूली बात है कि योगी आदित्यनाथ जैसे सख्त मुख्यमंत्री के राज में पुलिस की अभिरक्षा में 2 अपराधियों की इस तरह से हत्या हो जाती है? जिला संस्करणों में अखबारों के बीच बहुत कंपटीशन होता है, एक से एक मजबूत पकड़ वाले पत्रकार होते हैं, फिर भी इस घटना से जुड़ी खबरें बेहद कमजोर तरीके से लिखी जाती हैं। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि कहीं भी प्रमुखता से संजीव अग्रवाल के बारे में कोई खबर नहीं है, ना तस्वीर है, ना राजनीतिक रिश्तों की बात है? मैं सारी खबरों के पढ़े होने का दावा नहीं करता, लेकिन प्रमुखता से संजीव अग्रवाल के बारे में ढंग की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस की इतनी सुरक्षा में चलने वाले अतीक और अशरफ अहमद को 3 नौजवान गोली मार देते हैं। उमेश पाल को भी 2 गनर मिला हुआ था, साथ में पुलिस चल रही थी, फिर भी अतीक के लोग उसे मार देते। पुलिस जवाबी हमले नहीं करती। बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पुलिस का बचाव करते हुए एएनआई को बयान दिया है कि विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो आप सोचिए ना कि वहां पर मीडिया के लोग थे, लाइव कैमरा पर यह पूरा इंसिडेंट हुआ है।
ऐसे में पुलिस अगर गोली चलाती तो वहां पर कुछ मीडिया के साथियों के जख्मी होने का डर था, कुछ निर्दोष जो लोग थे उनके जख्मी होने का डर था। बात तो ठीक है, लेकिन तीनों हत्यारों ने भी क्या यही सोचा कि गोली इस तरह से चलाओ कि प्रेस वालों को ना लगे, इस तरह से चलाओ कि पुलिस वालों को ना लगे, इस तरह से चलाओ कि वहां मौजूद किसी को ना लगे? ये हमारा सवाल है शलभ मणि त्रिपाठी के बयान पर। शलभ मणि त्रिपाठी आगे कहते हैं कि कैमरे के सामने जो हमलावर है वो सरेंडर सरेंडर बार बार चिल्ला रहा था। मानवाधिकार आयोग ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सरेंडर कर रहा है और मीडिया के कैमरा के सामने सरेंडर कर रहा है तो आप उस पर गोली कैसे चला सकते हैं? इस जवाब को आप फिर से सुनिएगा, इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, फिर पूछिएगा कि उमेश पाल की हत्या क्यों हुई, वहां पुलिस क्या कर रही थी, उसके दो गनर क्यों हत्यारों पर वार नहीं कर सके। मतलब उस रात को क्या हम सब ने यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था का शानदार उदाहरण देखा था? मानवाधिकार आयोग को बीच में लाया गया है। क्या मानवाधिकार आयोग को एनकाउंटर के मामलों में भी लाया जाएगा, जो कहता है कि एनकाउंटर कई मामलों में गलत होते हैं? तब तो मानवाधिकार आयोग को दुश्मन बताया जाता है। अब यहां मानवाधिकार आयोग का सहारा लिया जाता है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इस तरह की दलीलों की भरमार है। दर्जनों टीवी चैनल लगाकर अतीक के अपराधों की ऐसी चर्चा कराई जा रही है कि टीवी के दर्शक भूल जाएं कि पुलिस की अभिरक्षा में किसी की भी हत्या कानून व्यवस्था की नाकामी होती है। इस पर सवाल उठाने के बजाय मीडिया ने बहुत मेहनत की है, मिट्टी डालने में अनगिनत एंगल ठेल दिए हैं ताकि जवाबदेही के सवाल हवा मिठाई हो जाएं। देखिए, मुझे नहीं लगता है क्या कि आप जो है गलत व्यक्ति से सही सवाल पूछ रहे हैं। अब गलत व्यक्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सवाल बेसिकली आपको जय शाह के पिताजी से पूछना चाहिए। सिंपल एक लाइन में पूछना चाहिए कि आप देश के गृह मंत्री हैं, मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर उमेश पाल की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई या अतीक की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई तो सवाल तो पुलिस पे भी है ना, पुलिस पे ही है। और देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। और गृह मंत्री से तो खास करके यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको तरीपार कर दिया गया था, कानून का राज था, आपकी तरीपारी समाप्त हो गई, आप चुनाव लड़े, आप जीते, देश के गृह मंत्री बने और आधुनिक चाणक्य मिला देश को, तो यह कानून के राज से ही संभव हुआ ना। मुझे लगता है कि सही व्यक्ति से सही सवाल जब मौका मिले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। भांति भांति के तर्क गढ़े जा रहे हैं कि पुलिस पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं होगा, नहीं उठाते। अगर अतीक की अभिरक्षा में लगी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है तो सबको प्रमोशन दे दीजिए। कभी पाप पुण्य तो कभी स्थिति परिस्थिति लाकर पुलिस का बचाव किया जा रहा है। यही नहीं, एक और कहानी बनाई जा रही है कि यूपीए के समय अतीक अहमद ने वोट देकर मनमोहन सिंह सरकार की रक्षा की थी। इस किताब को हमने नहीं पढ़ा तो हम इसके भीतर क्या है इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया का एक एंकर इस किताब के हवाले से ज्ञान देने लगा कि अतीक अहमद ने मनमोहन सिंह सरकार को वोट दिया था। हैरानी की बात यह है कि यह खबर अमर उजाला, दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित कई अखबारों में छपती है। खबर थी कि न्यूक्लियर डील के समय अतीक अहमद को जेल से लाया गया और उसने वोट देकर मनमोहन सिंह की सरकार बचाई। ट्विटर पर पत्रकार आरिश छाबड़ा ने इस बात को लेकर एक कड़ी बनाई है जिसे थ्रेड कहते हैं, और बताया कि यह जानकारी राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैलेट से ली गई है, जो गलत है। सच्चाई यह है कि अतीक अहमद ने यूपीए के खिलाफ वोट किया था, यानी जिस तरफ बीजेपी खड़ी थी उस तरफ अतीक अहमद था। इस गलत खबर की शुरुआत होती है पीटीआई से, जिसने रविवार को यह खबर जारी की, जिसके बाद जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता, इकोनॉमिक टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, इंग्लिश जागरण, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, आज तक, एबीपी लाइव, एशियानेट न्यूज, टीवी9 हिंदी, टीवी9 मराठी, ऑफ इंडिया, कई जगहों पर छपती है यह खबर। फिर सोमवार को पीटीआई ने इसे ठीक किया। कुछ अखबारों ने बाद में छापा कि गलती हो गई। नवभारत टाइम्स ने छापा है कि बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैलेट नामक पुस्तक में दावा किया गया है कि अतीक ने कर्तव्य परायणता के साथ अपना कीमती वोट डाला था और इसमें कोई शक नहीं कि यह वोट संकटग्रस्त यूपीए सरकार के पक्ष में था। अब नवभारत टाइम्स इसका फैक्ट चेक करता है और बताता है कि संसद के रिकॉर्ड के अनुसार यह दावा गलत है।
लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि 22 जुलाई 2008 को प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों की सूची में अतीक अहमद का भी नाम है। अतीक सपा के उन 6 सांसदों में शामिल था जिन्हें व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2008 की इंडियन एक्सप्रेस की आर्काइव रिपोर्ट में यह लिखा है कि सपा ने 6 सांसदों को व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी से निकाल दिया। कितनी गलत जानकारियां अखबारों में छापी जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अमर सिंह का बयान छपा है उस वक्त का कि मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट पार्टियां इस तरह का काम करने में सक्षम हैं। यह काम या तो बसपा का हो सकता है या बीजेपी का या दोनों ने मिलकर किया होगा, मगर इसे बढ़ चढ़कर क्यों बताया गया? यह सोचिए कि मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए अतीक ने वोट किया। क्या इसलिए हत्याकांड से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से इतनी मेहनत की जा रही है? अगर इतनी ही मेहनत संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव की डिटेल लाने में की जाती तो बहुत कुछ तस्वीरें सामने होती। मीडिया तरह तरह की कहानी बना रहा है। अब आते हैं बिल्किस बानो के केस पर। क्या आपने गोदी मीडिया को बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों के घर जाते देखा है? देखा था कि गोदी मीडिया हत्यारों और बलात्कारियों के पड़ोसियों से बात कर रहा है, गलियों में जाकर उनके मकानों को दिखा रहा है, 2002 के समय का अतीत निकालकर आपके सामने ला रहा है। ला सकता है, वो 2002 में कभी नहीं जाएगा। किसी एक को तकलीफ हो जाती है। यह कैसा मीडिया है जो बलात्कार और हत्या के अपराधियों के एक सेट के साथ खड़ा नजर आता है और इसी तरह के अपराध के मामले के अपराधियों के एक दूसरे सेट के साथ के खिलाफ नजर आता है? क्या धर्म की कोई रेखा दोनों तरफ के बीच में खींच दी गई है? बिल्किस का इंटरव्यू क्या उन चैनलों पर चला होगा, चलेगा जो अतीक की गलियों में कैमरा लेकर घूम रहे हैं? अतीक अहमद, बिल्किस बानो और सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को लेकर गोदी मीडिया ने जिस तरह कवर किया है उसका ही विश्लेषण कर लिया जाए तो साफ हो जाएगा कि इस मीडिया का एक ही काम है, कोई सवाल उठकर जमीन से सरकार की तरफ ना जाए इससे पहले उसके रास्ते में अनेक सवाल खड़े कर दो। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बार बार कहा फिर भी गुजरात सरकार ने हत्या और उम्र कैद के दोषियों को समय से पहले छोड़ने के दस्तावेज हमारे सामने पेश नहीं किए। अगर सरकार फाइलें नहीं दिखाती है तो हम मानेंगे कि आप अवमानना कर रहे हैं। तब केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने फाइल पेश करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, हमें समय चाहिए। आखिर इन फाइलों में क्या है जिसे पेश करने में इतनी दिक्कत आ रही है? कोर्ट ने गुजरात सरकार से यही पूछा था कि किस अधिकार के तहत गुजरात सरकार ने बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया। रिहाई की फाइल गृह मंत्रालय से भी मांगी गई है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद रिहा किया गया था। क्या आपने मोदी सरकार के मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर बयान देते हुए सुना है? कभी नहीं सुनेंगे कि गुजरात सरकार को फाइलें दे देनी चाहिए, अवमानना नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, खुद को कोर्ट से ऊपर नहीं बताना चाहिए, फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं समझना चाहिए। आपको याद होगा जब मानहानि के केस में राहुल गांधी को सजा हुई तब मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने हमला करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी खुद को फर्स्ट क्लास सिटीजन समझते हैं, अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, जबकि राहुल ने कानून के फैसले की बात मानी, प्रक्रिया का सम्मान किया और सजा के खिलाफ अपील भी की। फिर भी यह बयान दोहराया जाता रहता है कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। और इस कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास सिटीजन के बीच कमाल का अंतर पैदा कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि बलात्कार और हत्या के दोषियों की रिहाई पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि ये अपराधी खुद को फर्स्ट क्लास सिटीजन ना समझें। क्या वे ऐसा बोल सकते हैं? कभी भी नहीं बोल सकते हैं। देश देख रहा है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन कौन है, जिनका स्वागत फूल मालाओं से हुआ और जिन्हें मंचों पर बिठाया गया। 15 अगस्त को बलात्कार और हत्या के दोषियों को रिहा किया जाता है। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़ड़िया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारावार से छोड़ दिया गया।
ये लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं जिनकी रिहाई की फाइल गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रही है, जिसके कारण कोर्ट को कहना पड़ा कि अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। गोदी मीडिया अब भी हल्ला नहीं करेगा कि गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट को फाइल क्यों नहीं दिखा रही है। हम उस मीडिया से उम्मीद करते हैं कि अतीक अहमद हत्याकांड के पीछे की पड़ताल गंभीरता और ईमानदारी से करेगा। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बलात्कारियों के समय से पहले छोड़े जाने पर भी कुछ नहीं बोला था। यह आरोप बिल्कुल गलत है कि वे केवल अदानी मामले पर चुप हैं या सत्यपाल मलिक के बयान पर चुप हैं। मतलब वे केवल मुश्किल सवालों पर ही चुप नहीं रहते। हत्या के दोषियों की रिहाई पर बोलना, इसकी निंदा करना किसी भी नेता के लिए कौन सा फिजिक्स का सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर भी नहीं बोले। जब भी ऐसा वक्त आता है, जब भी दर्जनों टीवी चैनल विपक्ष और एंटी मुस्लिम मुद्दा ले आते हैं और कहानी की दिशा बदल देते हैं। हमारा बस इतना कहना है कि अतीक की हत्या के बाद कहानियां बनाई जा रही हैं। जब तक नई कहानी नहीं मिल जाएगी, बनाई जाती रहेंगी। इसी तरह हर बड़ी घटना को हल्का कर दिया जाता है और गायब कर दिया जाता है। पुलिस ने कहा अफवाहों पर ध्यान मत दें, लेकिन अखबारों में जो छप रहा है बहुत सी बातें अफवाहों की तरह नजर आती हैं। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले इसी भारत में माला पहनकर घूम रहे हैं और आप हैं कि गोदी मीडिया देख रहे हैं। एक दिन दुनिया आप पर हंसेगी कि आप गोदी मीडिया देखा करते थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।